मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। 9 साल से इस देश में शासन कर रहे हैं और इस देश की जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। तो अविश्वास पर चर्चा का फाइनल चैप्टर है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार है। और इस बीच बड़ी खबर अविश्वास प्रस्ताव पर तीसरे और आखिरी दिन की चर्चा से जुड़ी हुई इस वक्त जो आ रही है, आपको बता देते हैं। बीजेपी की तरफ से आज बंदी संजय चर्चा में हिस्सा लेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एसटी हसन बोलेंगे। प्रधानमंत्री से ठीक पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी बोल सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बीजेपी से बंदी संजय चर्चा में हिस्सा लेंगे, समाजवादी पार्टी से एसटी हसन, कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी आज बोल सकते हैं। और आज चर्चा का तीसरा अंतिम दिन, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत में जवाब देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने से पहले आखिर में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोल सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानते हैं कल किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को लेकर सदन में यहां तक कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि आपको तो आपकी पार्टी ने बोलने के लिए चुना ही नहीं है। तो इस तरीके के तंज जो है, कटाक्ष जो है, वो अधीर रंजन चौधरी पर किए जा रहे थे। और अब आज बड़ी खबर यह कि अधीर रंजन चौधरी बोल सकते हैं ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस बीजेपी से कुछ सवाल कर रही है। और ये सवाल क्या है आपके सामने है। बीजेपी सांसद राजकुमार रंजन को लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि वो क्यों नहीं बोले। राजकुमार रंजन मणिपुर से सांसद हैं बीजेपी के। राजकुमार रंजन को मौका क्यों नहीं दिया गया, जबकि राजकुमार रंजन केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, मणिपुर से आते हैं, मणिपुर के सांसद हैं। और मणिपुर में हिंसा के दौरान विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन का घर जला दिया गया था। तो वही राजकुमार रंजन, बीजेपी ने मणिपुर से अपने सांसद और मंत्री को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया, ये वो सवाल है जो कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। और इस सब के बीच ये 6 तस्वीरें आपके सामने। आज चर्चा का तीसरा अंतिम दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है, उसका ये टेस्ट माना जा रहा है। 24 से पहले शक्ति परीक्षण, विपक्ष और पक्ष दोनों का आर पार की ये रणनीति है। और इस सब के बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा इस वक्त मीडिया के सामने हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। एक नई परंपरा मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। जो सरकार के खिलाफ बोले उसकी सदस्यता खत्म करो, उसको निलंबित करो, उसको बाहर करो, उस पे एफआईआर करो। तो सीधे सीधे तानाशाही घोषित कर दो। क्यों लोकतंत्र का ड्रामा पीट रहे हो? और दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने कितना बड़ा झूठ बोला। और जिस झूठ के चक्कर में, माफ कीजिएगा, आप लोग भी कई बार फंस जाते हैं। क्या कह रहे हैं देश के गृह मंत्री देश के सदन में? फर्जीवाड़ा हो गया, सिग्नेचर गलत हो गया, सिग्नेचर कहां से आया, सिग्नेचर किसने कराया। अरे भैया, देश के तुम दूसरे नंबर के मंत्री हो, इतना सामान्य ज्ञान तो सदन की कार्रवाई के बारे में रखो। सेलेक्ट कमेटी में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है, उसके किसी सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। कहां से कानून लेके आए गृह मंत्री जी आप? आपका मकसद है राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता को खत्म करना। एकमात्र मकसद है। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता आपने खत्म करी, ऐसे राघव चड्ढा की सदस्यता आप खत्म करना चाहते हैं।
लेकिन हम लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हर हाल में तुमसे लड़ना जानते हैं, जीतना जानते हैं, और हम लड़ेंगे। और किसी तरीके से अगर आपने हथकंडे अपनाकर राघव चड्ढा की सदस्यता खत्म की तो दोबारा चुन के आ जाएंगे। तो इसलिए झूठ और अफवाह मत फैलाइए। कोई भी सदस्य किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है। बाकी और विस्तार से नियमों के बारे में राघव चड्ढा जी आपके सामने जानकारी देंगे। बीजेपी का मूल मंत्र है रिपीट अ लाई 1000 टाइम्स एंड इट बिकम्स द ट्रूथ। एक असत्य को, झूठ को 1000 बार बोलो और 1000 बार वो सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। इस मंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए। एक दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए। और इसी के चलते मुझे आज आपके सामने आना पड़ा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। अमूमन ये देखा जाता है जब भी किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार समिति कोई कार्रवाई शुरू करती है, यानी कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कोई प्रोसीडिंग शुरू करती है, तो वो शख्स उस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन मेरे को मजबूरन आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि इतना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी अपने बयान में ना कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, ना ऑनरेबल चेयर के बारे में कोई भी बयान दूंगा। मैं सिर्फ रूल, पोजीशन और सच्चाई आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि यह रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है। यह रूल बुक, लाल किताब, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यह रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमिटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित, प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना सिग्नेचर की जरूरत होती है। नो सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, नो सिग्नेचर्स आर टेकन एंड नो सिग्नेचर्स आर सबमिटेड। तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं, जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं, तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई? मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को। आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ, मैं आपको चुनौती देता हूं आज। साथियों, मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि बीजेपी के अज्ञान का, उनके इग्नोरेंस का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई विवादित, कंट्रोवर्शियल बिल सदन के भीतर आता है, तो एक समिति गठन की एक प्रक्रिया बताई गई है कि अगर
कोई मेंबर चाहे कि इस बिल पर मतदान ना हो, इस बिल पर और चर्चा हो और इस बिल में क्या चेंजेस किए जाएं वो बताए जाएं, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाए। उस समिति में कुछ नाम प्रस्तावित किए जाते और जिस शख्स को उस समिति में नहीं रहना वो अपना नाम विड्रॉ कर लेता है। ये प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है, किसी को जर जबरदस्ती नहीं बिठा दिया। मैं आपको एक बहुत सरल एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाहूंगा और आप सब वो मेरी बात समझ जाए। मान लीजिए कि मेरा जन्मदिन, मैं अपनी जन्मदिन की दावत देता हूं, एक बर्थडे पार्टी आयोजित करता हूं। अपनी बर्थडे पार्टी में मैं 10 लोगों को न्योता देता हूं आने के लिए। 10 में से 8 लोग मेरा न्योता स्वीकार लेते हैं, आ जाते हैं। 2 लोग मेरा न्योता नहीं स्वीकारते, उल्टा मुझे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मजाल कैसे होगी कि तुमने हमें अपने जन्मदिन का न्योता दे दिया। ये वही बात है, मैंने तो समिति में शामिल करने के लिए न्योता दिया, कोई हस्ताक्षर थोड़ी दिया। लेकिन वो 2 लोग मुझसे खफा हो गए। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे पत्रकार आए हैं, मैंने अपनी पार्टी को 10 पत्रकारों का नाम प्रस्तावित किया कि इन 10 पत्रकारों को आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लीजिएगा, मैं मीडिया से संवाद करना चाहता हूं। 10 में से 8 पत्रकार आ गए, 2 पत्रकार नहीं आए, और जो 2 पत्रकार नहीं आए वो कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 2 पत्रकार नाराज हो गए। ये साफ तौर पे इस समस्या का एक सरल सा एग्जाम्पल है। मैं ये बात रखना चाहता हूं कि जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज हुई, जिस मामले को कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को रेफर करा गया, उसका ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। मैं आज बहुत सबूत लाया हूं दिखाने के लिए आप सबको, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन है जिसके तहत मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई उसे विशेषाधिकार समिति को विचार के लिए भेजा गया। इस पूरी पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फर्जीवाड़ा, फोर्जरी, फोर्ज्ड साइन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सिर्फ इतना बोला गया कि इसकी जांच करके बताइए। अगर कोई फोर्जरी होती, कोई फर्जीवाड़ा होता, सिग्नेचर शब्द का प्रयोग तो कम से कम किया गया होता इस पार्लियामेंट्री बुलेटिन में। यह सरकारी दस्तावेज है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का, इसमें भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जब साइन है ही नहीं तो साइन आएंगे कहां से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला करना आसान नहीं है, इसलिए आज आपके सामने आकर यह बात रखनी पड़ी। और जहां तक विशेषाधिकार समिति का प्रोसीडिंग्स का मामला है, प्रिविलेज कमेटी का मामला है, इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ने प्रोसीडिंग्स शुरू करी, कार्रवाइयां करी, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम आता है, मनमोहन सिंह जी का नाम आता है, मोरारजी देसाई जी का नाम आता है, सुषमा स्वराज जी का नाम आता है, अरुण जेटली जी का नाम आता है। उस श्रेणी के अंदर अगर हमें भी शामिल किया गया तो कोई बात नहीं है, मजबूती से अपना जवाब विशेषाधिकार समिति के सामने, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के सामने देंगे। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं और पूरी न्याय की लड़ाई लड़ूंगा और मेरा विश्वास है कि कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस अंत में दूध का दूध और पानी का पानी कर न्याय अवश्य करेगी। यह बात थी कि क्या हुआ। अब मैं आपको संक्षेप में यह बताना चाहता हूं, यह हुआ क्यों, यह विवाद कहां से खड़ा हुआ, ये क्यों इतनी अफवाह फैली। ये इसलिए फैली क्योंकि सोमवार दोपहर को सदन के अंदर आम आदमी पार्टी की ओर से मैंने पूरी मजबूती से दिल्ली के अध्यादेश पर अपना वक्तव्य दिया और उसके ठीक 6 घंटे बाद मेरे खिलाफ बीजेपी ने यह आरोप लगाने शुरू कर दिए। इनको दिक्कत यह नहीं है कि मैंने नाम प्रस्तावित करे, इनको प्रॉब्लम यह नहीं है कि मैंने किसी कमेटी के गठन के लिए कुछ एमपीज के नाम दे दिए। इन्हें दिक्कत यह है कि एक 34 साल के युवा ने हमें खड़े होकर ललकारा कैसे, एक युवा ने हमसे मजबूती से सवाल कैसे पूछे और कैसे इस सुपारी जितनी पार्टी, जैसा कि गृह मंत्री जी कहते हैं, इस सुपारी जितनी पार्टी के एक युवा सांसद ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं से देश के सबसे बड़े सदन में खड़े होकर सवाल कैसे पूछे। इन्हें दर्द इस बात का है हमने अपने
वक्तव्य में बीजेपी के पुराने मैनिफेस्टो दिखाकर उनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया, दिल्ली वालों के लिए न्याय मांगा, यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और स्वर्गीय वाजपेयी जी के लिए न्याय मांगा। यह दर्द शायद बीजेपी को सता रहा है, जिसके चलते आज वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स कर रहे हैं। ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, बीजेपी पूरी तरीके से मेरे पीछे है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हफ्ते के ये दूसरा नोटिस कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस का मुझे आया। इट इज द सेकेंड टाइम कि मुझे किसी विषय में कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ने नोटिस दिया हो एक ही हफ्ते में। शायद ही इतिहास में कभी आज से पहले ऐसा हुआ हो। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के समय हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। जैसे राहुल गांधी जी की मेंबरशिप छीन ली, हमारे दो सांसद संजय सिंह जी, सुशील कुमार रिंकू जी, दोनों को सस्पेंड कर दिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक ऑफ किया जाता है। अगर कोई विपक्ष का साथी खड़े होकर अपनी बात रखता है तो सदन के अंदर खड़े मंत्री उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, बैठ जाओ चुप करके। इस प्रकार से एक अघोषित आपातकाल लगाने का प्रयास बीजेपी इस देश में कर रही है और उनका यही मकसद होगा शायद कि मेरी आवाज को भी दबाया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। आप कार्रवाइयां मेरे खिलाफ जितनी मर्जी करिए, आरोप जितने मर्जी लगाइए, लेकिन ये आवाज ना दबेगी ना बंद होगी। और अंत में मैं हाथ जोड़कर बस इतनी विनती करना चाहूंगा आप सब मीडिया के साथियों से कि ये जो आप लगातार पिछले 3 दिन से बीजेपी के झांसे में आकर ये चला रहे हैं कि कोई फर्जीवाड़ा हो गया, फोर्ज सिग्नेचर हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार की झूठी खबरें ना चलाएं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सच दिखाएं। आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, कृपया कर बीजेपी के प्रोपेगेंडा में ना फंसें। एक छोटे सेक्शन ऑफ मीडिया ने जरूर एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया और मुझे मजबूरन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ना रिकॉर्ड्स में, ना कंप्लेंट्स में, ना पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फोर्जरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे जो कह रहे हो कि उनके ऊपर जो फर्जीवाड़े और जाली दस्तखत के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से दुष्प्रचार, बीजेपी का प्रोपेगेंडा। आम आदमी पार्टी कह रही है गृह मंत्री ने सदन में झूठ बोला। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा अंतिम दिन और इस चर्चा पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। जो जानकारी मिल रही है, दोपहर में 3 से लेकर 4 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। और इस बीच क्या कह रहे हैं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, सुनते हैं। सदन में आने के लिए परंपरा की पालन करने की मांग भी किए है हमने। तो ये जो हो रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी की, मुझे तो ये लगता है कि आना पड़ रहे हैं। अगर आना ना भी चाहे तो भी आना पड़ रहे हैं। ये संसदीय परंपरा के लिए अच्छा नहीं, ये मैं जरूर कहूँगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी से तो काफ़ी उम्मीद है, सिर्फ मुझे भी नहीं, अकेले नहीं, सारे देशवासियों की है। देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या का सही जवाब देते हैं। चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो सच है, निहायती सच पे प्रधानमंत्री जी जिक्र करे, लोगों को सिर्फ समझाने के लिए समझाना नहीं, बल्कि जो असलियत है देशवासियों को ये बताए प्रधानमंत्री जी। ये उनसे हमारी मांग भी है, उम्मीद भी है। देखते हैं अभी। सर, कल राहुल जी ने जो भाषण दिया उसमें से कई वर्ड्स को एक्सपंज कर दिया गया उनके भाषण के। उसमें जो उन्होंने भारत माता की हत्या की बात जो उन्होंने कही थी, उस वर्ड को देशद्रोही उन्होंने कहा था, उस वर्ड को। देखिए, सदन में परंपरागत तरीके से अगर कोई शब्द अनपार्लियामेंटेरियन हो तो उसको हटाने की व्यवस्था है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि राहुल गांधी जी क्या
ऐसा लफ्ज या ऐसा शब्द उन्होंने उच्चारण किए हैं जिसके लिए वो शब्द को रिकॉर्ड से हटाए जा रहे हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। भारत माता कहना ये तो अधिकार है हम सबको, सारे हिंदुस्तान के सारे लोगों की। भारत देश की जो है, अपने देश को क्या माता नहीं कह सकते? राहुल गांधी जी ऐसा ही कहा कि भारत माता को अपमान हो रहे हैं, भारत माता पीड़ित है। मेरा सदन में एक माँ, मणिपुर में दूसरे माँ को मैंने देखा, तो उनका अपना भावुकता की तरफ से सारे बात रखे। मैं स्पीकर साहब को भी ध्यान आकर्षण कर चुके हैं इसी दरमियान की आपको ये सारे दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शब्दों को निकाले गए जिसे मुझे नहीं लगता कि निकालना उचित है। तो स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, आप लोग आओ, मैं पुनर्विचार करेंगे। आखिरी सवाल सर, कल राहुल जी पे इस बात का भी आरोप लगा कि उन्होंने फ्लाइंग किस दी। तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी के बयान पर जो उन्होंने कहा वो सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संसदीय मर्यादा का पालन करते नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव ने आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया है कि वो सदन में आए और जवाब दें। तो विपक्ष वर्सेस सरकार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर आज जवाब देंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शाम 4 बजे का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे लोकसभा में आकर अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है, नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। और जैनेंद्र का रुख करेंगे पहले, उनके साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। जरा जानिए जैनेंद्र उनसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब के तौर पर वो क्या इंतजार कर रहे हैं इस जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल रमाना, मेरे साथ मोहम्मद जावेद हैं, बिहार की किशनगंज सीट को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से। जावेद साहब, गृह मंत्री का कल 2 घंटे का जवाब था, मणिपुर पर भी विस्तार से उन्होंने जवाब दिया। कितने संतुष्ट हुए आप लोग? और आज प्रधानमंत्री का जब भाषण होना है अंत में, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, 2 घंटे भाषण आप बता रहे हैं चली, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने गवर्नमेंट के बारे में कुछ ऐसे फिगर्स दिए जो इनकरेक्ट है, या जो दर्शाना चाहते थे वो आधा सच छुपा के आधा उन्होंने बताया। लेकिन जहाँ तक मणिपुर के मसले का आप बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने मणिपुर का नाम तक नहीं लिया। इन्होंने अगर बोला कि वहाँ पे वो वहाँ के मिनिस्टर कॉपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि आप चाहते हैं कि मणिपुर जलता रहे। 3 महीने से ज़्यादा हो गए। अगर कॉपरेट कर रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं कि वहाँ पे डिस्कॉर्ड बना रहे और हर दिन कुछ न कुछ वायलेंस का और मर्डर का और वगैरह वगैरह इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, जिसके पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के लोग चिंतित हैं। जावेद साहब, आज पीएम बोलेंगे, क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें क्या है और स्ट्रेटजी क्या है? क्या आप लोग धैर्य से सुनेंगे उनकी बात, या नारेबाजी की भी ऐसी रणनीति आप लोग बना रहे हैं जैसा सूत्र बता? देखिए, हम लोग तो धैर्य से सुनने के लिए ही पार्लियामेंट आते हैं। जब पार्लियामेंट नहीं चलता तो आप ही लोग कहते हैं पब्लिक का मंत्री जी। दिक्कत आ रही है जैनेंद्र, मैं लौटूंगी, आपके पास कुछ तकनीकी खराबी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं नीरज पांडे से। नीरज, आप मुझे ये बताइए कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देने के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों से लेकर विपक्ष की पिछली सरकारों को आईना दिखाने तक का काम किया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब उससे आगे बढ़कर कहां तक जाएगा? और इस बीच जरा एक बार फिर से ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, विपक्ष रोज की तरह आज भी सुबह सदन शुरू होने से पहले अपनी रणनीति बनाता हुआ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मॉनसून सत्र में हर रोज सदन शुरू होने से पहले इसी तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं, जब विपक्षी सांसद मिलते हैं। ये इंडिया विपक्ष का जो गठबंधन है उसी के सांसद हैं, एक साथ सुबह में बैठकर चाय पीते हैं और फिर रणनीति तय की जाती है कि सदन में किस तरीके से सरकार की घेराबंदी होगी। तो आज की बैठक की ये तस्वीरें आपके सामने।
अब नीरज का रुख कर लेते हैं। जी नीरज। रोमाना, इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा सरकार की। देखिए, अगर आप देखें तो पहले स्मृति ईरानी के भाषण को बहुत गंभीरता से एसेस करना पड़े। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया। उसके बाद आप देखें तो गृहमंत्री अमित शाह जब 5 बजे आए और उन्होंने 2 घंटे 3 मिनट करीब उन्होंने अपना भाषण दिया। उस दौरान जब उन्होंने बात रखी तो देश के हर बड़े मुद्दे की बात उन्होंने रखी। कश्मीर, मणिपुर के एक एक विषय की बात रखी, मणिपुर के पूरे इतिहास भूगोल के बारे में चर्चा की। तो इस क्रोनोलॉजी में अगर आप देखें तो जब स्मृति ईरानी से एक कदम बढ़कर गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण रखा, तो निश्चित रूप में इसी क्रोनोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा को और विस्तार देने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारी जानकारी उसके अनुसार, मणिपुर पर तो बात करेंगे ही, इसके अलावा देश के तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर वो बात करेंगे और विपक्ष को घेरने की बात करेंगे। ये अलग बात है कि अभी तक का अगर आप विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड नीरज, देखें, मेरा तो सवाल, दरअसल नीरज मेरा आपसे सवाल ये भी है, सरकार वो घेर नहीं पाई। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि मणिपुर का ये मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष जिद पर अड़ा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और जवाब दें, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब गृहमंत्री अमित शाह जवाब देंगे, और कल हमने देखा किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को लेकर खासतौर से गृहमंत्री अमित शाह ने विस्तार से अपनी बात रखी, पूरे हालात के बारे में सदन को जानकारी दी। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जो विपक्ष मांग कर रहा था कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, क्या उसी के अनुरूप अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्यादा फोकस रहेगा, या फिर मणिपुर पर क्योंकि गृहमंत्री की तरफ से विस्तार से जवाब दे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर ज्यादा बात ना करके और मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखेंगे? नीरज। देखिए, मेरी जो जानकारी है, दरअसल प्रधानमंत्री तो अपने विश्वास पर रखेंगे, क्योंकि विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विश्वास मत पर ही बात करेंगे। मणिपुर एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये चर्चा मणिपुर पर नहीं है, ये चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर है। तो बिल्कुल जो आपने बात कही, ये बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो मणिपुर एक हिस्सा हो सकता है, उसका जिक्र हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब बात करेंगे तो वो बृहद बात करेंगे, पूरे अपने विश्वास मत पर बात करेंगे, हर मुद्दे को छुएंगे, देश के राजनीतिक हालात पर बात करेंगे, विपक्ष की तमाम उन सवालों का भी जवाब देंगे जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मणिपुर एक हिस्सा, क्योंकि मणिपुर पर भाजपा। नीरज, मैं आपके पास लौटूंगी, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सुनाइए जरा। ऐसा कोई प्लान रहता भी नहीं है, ना हम ऐसा चाहते हैं। राहुल गांधी की जो कल व्यवहार रहा, जिसको लेकर कुछ महिला सांसदों ने शिकायत भी की है, वो भी मामला स्पीकर के पास लंबित है, उसमें भी सरकार का कोई रोल नहीं है। स्पीकर कितने होंगे आज एनडीए की तरफ से सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन में? अभी बोलेंगे जी। तो अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे, और इस बीच आपको बता दें आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा और अंतिम दिन है, और इससे पहले कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था, बयान दिया था अपना सदन में। और इस बीच ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त संसद भवन में नेताओं के पहुंचने का आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल पहुंच रहे हैं संसद भवन, और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। ये आप देख रहे हैं प्रहलाद जोशी, वो पहुंचे हैं इस समय। राहुल गांधी ने जो स्पीच दिया, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बहुत सारी चीजें एक्सपंज कर दिया गया, साथ ही उन्होंने 35 मिनट बोला और सिर्फ 14 मिनट उनको स्क्रीन पर दिखाया गया। तो देखो, संसद टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है, नहीं रहता है। वो क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। दिस इज द नंबर 1। नंबर 2, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है, ऐसे चीजों को कभी भी वो एक्सपंज करता है। तो बहुत बरसों से, दशकों से ये है, इतिहास में है ही है। तो हम तो नया तो नहीं बना रहे। सर, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी ने कॉन्स्पिरेसी की उनके खिलाफ, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के एमपी हैं और उन्हें प्रिविलेज नोटिस दिया गया। ये तो क्या है, उल्टा चोर ने कोतवाल को डांटा, ऐसे एक हिंदी में कहावत है ना, ऐसे बात कर रहे। बिना पूछे हुए किसी का नाम लेते हैं, तो रूल में बहुत क्लियर है उनका कंसेंट लेना। कंसेंट नहीं लिया है तो ऑन रिकॉर्ड हमारे एमपीज और बाकी पार्टी का एमपीज भी बताते हैं। बाद में भी कॉन्स्पिरेसी
ये केजरीवाल जी का ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया उनको। तो जैसे केजरीवाल जी एक झूठ बोलने में माहिर है ना, ऐसे ये भी झूठ बोलते हैं, इतना ही। सर, प्रधानमंत्री को आज नो कॉन्फिडेंस मोशन में बोला। सर, कितने बजे? तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा जो हटाया गया है, शब्द जो हटाए गए हैं, उसको लेकर कहते हुए कि साहब ये संसदीय प्रणाली का हिस्सा है, जो आपत्तिजनक शब्द होते हैं, असंसदीय शब्द होते हैं, उनको हटाया जाता है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बैठक कर रहे हैं वरिष्ठ मंत्रियों के साथ। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक संसद भवन परिसर में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। वरिष्ठ मंत्री इस वक्त संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जान लेते हैं नीरज से। नीरज, अविश्वास प्रस्ताव के अंतिम दिन जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो वो तो तैयारी पूरी हो गई होगी। इस समय जो अपने मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या खबर सामने आ रही है? देखिए रोमाना, ये रूटीन बैठक है। डेली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सदन के नेता हैं, इसलिए सदन कैसे संचालन करना है, किन किन मुद्दों पर बात रखनी है, क्या क्या रखना है, विपक्ष की तरफ से कैसे हमले हो रहे हैं और कौन कौन से बिल पास हो गए, कौन कौन से बिल पास कराए जाने हैं। क्योंकि आज भी कई बिल कंसिडरेशन पे लगे हुए हैं, उनको भी पास कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ऐसे में नेता सदन होने के नाते, सरकार के मुखिया होने के नाते, वो सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ डेली रूटीन वे में ये चर्चा करते हैं। अपने दफ्तर पहुँचते ही पहले 10 मिनट वो बैठ के 15 मिनट अपने मंत्रियों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं और पूरी रणनीति बनाते हैं और फिर काम सबको एलोकेट करते हैं कि किसको क्या क्या कैसे कैसे जिम्मेदारी निभानी। तो ये एक रूटीन बैठक है और डेली की है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करते हैं। क्योंकि आज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिप्लाई देना है। सरकार के मुखिया के नाते अपना विश्वास मत हासिल करना है। इसलिए शाम 4 बजे वो खुद सदन में मौजूद रहेंगे और शाम 4 बजे वो अपनी बात रखेंगे, अपना विश्वास मत हासिल करेंगे। इसलिए भी ये मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो लोग इस विश्वास मत के दौरान क्या क्या हो सकता है, इन पर सब पे बात कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में जवाब देंगे, लेकिन कल सदन में किस तरीके से हुआ वार पलटवार, आइए दिखाते हैं आपको। राहुल गांधी के आरोपों पर स्मृति ईरानी ने किस तरीके से किया है पलटवार, पहले ये देखिए। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में। इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज मानस राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है
मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज ये भारत की बात करते हैं। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया, जो आपके सीनियर नेता हैं, शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ, 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अदानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।